वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 70 से 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह लेक्चर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के तदुपरांत आपको कोई डाउट्स नहीं बचेगा। बड़े ही आसानी से आप एग्ज़ाम हाल में जाएंगे और आसानी से इस वीडियो को 2 से 3 बार पहले देख करके आप जाएंगे। बड़े ही आसानी से आपके पेपर सॉल्व होंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। इससे पहले एक लेक्चर इससे संबंधित अपलोड हो चुका है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का, तो हमने पेपर 1 का अपलोड कर दिया है। वैसे पेपर 1 और पेपर 2 के लिखित वाले जिस पर पैटर्न पर आपकी परीक्षा होती थी उस जो है पैटर्न पर आपके जो है मॉडल पेपर्स 2021 के अपलोडेड हैं, तो उसको जिन छात्र छात्राओं ने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको न्यू पैटर्न पर जो है मॉडल पेपर वगैरह की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो से आप लाभान्वित हो सकते हैं। पेपर 1 की जो इससे पहले वाला है पेपर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उससे आप लोग अवगत होंगे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेंगे। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते सभी को मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अपने दिल से स्वागत करता हूं। आज मेरा जन्मदिन था, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही एक प्रकार से अपना प्यार दुलार दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने एक प्रकार से, मैंने कहा था कि आशीर्वाद के आकांक्षी हैं आप लोगों के, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया और बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए, तो यहाँ पर आज के वीडियो के अंतर्गत इसी उपलक्ष्य में आप लोगों के समक्ष, वैसे इकोनॉमिक्स बहुत दिनों से आपकी मांग चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने साइकोलॉजी की वीडियो मांग करी थी, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मॉडल पेपर की उसकी जो है जल्द ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपके सामने लाने चाहूँगा। यह जो वीडियो है एक प्रकार से मॉडल पेपर के साथ ही साथ या एक ऐसी वीडियो है, महासंग्राम वीडियो इसको बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों पूरे के पूरे पेपर में जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सभी को समाहित करने का प्रयास किया गया है। मतलब कि पूरे पेपर को एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको समझाने का पूर्ण रूप से सफलतम प्रयास यह है शुक्ला स्टडी पॉइंट का। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इकोनॉमिक्स जो है मतलब अर्थशास्त्र बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित न्यू मॉडल पेपर 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। मात्र एक वीडियो में सब कुछ आपके अंदर जाने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने हैं, उन सभी को बताने का प्रयास करूंगा और आंसर्स भी उसके साथ ही साथ आपके सामने लिखित फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, एक प्रकार से पेपर 2 के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों कमेंट्स आ रहे थे पेपर 2 का आपके क्या नाम है, तो पेपर 2 का नाम है आपके मेरे प्यारे दोस्तों पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब इसको हिंदी में अगर बताया जाए, अगर हम हिंदी में रूपांतरित करें इस मुद्दे को, इसका होता है लोक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या? लोक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र क्या नाम है यह। ठीक, ध्यान रखें क्या नाम है। हमने आपको अंग्रेजी में बताया, हमने आपको हिंदी में बताया। अंग्रेजी में क्या बताया? पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। हमने आपको हिंदी में क्या बताया? लोक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर आपका प्रश्न पत्र यही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इस वीडियो से आप 100% लाभान्वित हो सकेंगे और बहुत ही जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको समग्र रूप से मिलने वाली इकट्ठे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आइए बात करते हैं। आप सभी लोग कह रहे हैं सर शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं भैया। और वीडियो में ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग अगर बातें करेंगे तो मैं तुरंत आपको क्या कर दूंगा, तुरंत ब्लॉक कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं पहले बता रहा हूं, तो इसलिए सभी लोग अपनी मर्यादा में रहें। हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग आसानी से पढ़ें और एक प्रकार से मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता हूँ इस समय, तो आप लोग भी अपने प्रति मेहनत करें, ताकि इस समय मैं अपना सिलेबस नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अपना यूपीएससी का जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसका एक प्रकार से इस समय पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। बस किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। लगातार आपके कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट्स के माध्यम से वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। लगातार आपके सामने डेली मैं आपके सामने वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। देखते होंगे आप, बहुत एक प्रकार से मेहनत पड़ती है इन सभी वीडियोस को बनाने में। आपको शायद ना पता हो ये बातें, लेकिन एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत पड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कंटेंट तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो यह बात अगर आपको पता है तो जाहिर सी बात है सभी जिसको पता होगा वो तुरंत लाइक कर देगा वीडियो को, लेकिन जिसको पता नहीं होता वह कहता कि चलो देख लो, अपना काम निकाल लो। तो भैया यार, अगर मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता हूँ तो थोड़ी मेहनत आप करो, आसानी से पढ़ो। और वीडियो को एक लाइक करने से ना आपका कोई पैसा जाएगा, बस ना MB आपको ज़्यादा उसकी खर्च होगी। ध्यान रखेंगे,
आपको आपके जो पैसे आप सोचते होंगे कि सर अगर हम देख रहे हैं हमारी एमबी खर्च हो रही है इससे पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे आपके एमबी खर्च होने से पैसे नहीं मिलते। आप 140 पावर में करके देखें, 240 पावर में करके देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं। पैसे मुझसे आपके ऐड से मिलते हैं, जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके ऐड वगैरह आते होंगे शुरुआत में या बीच में कभी कभी, तो उस ऐड के पैसे हमको मिलते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहेगी कि जो ऐड आते हैं उनको पूरा देखने का प्रयास करिए। तो ऐड को पूरा देखिए, चाहे उसको इस वॉल्यूम स्लो करके रख दीजिए जब ऐड आए वगैरह आए, तो 2 ऐड जो आते हैं उनको देख करके आप आसानी से आगे बढ़ें। तो ऐड से उससे थोड़ा इनकम मेरी मतलब कि होगी, तो इसलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन हमने करा है, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको सारी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। सभी ने कहा कि किसी ने कहा कि 10 तारीख को मेरा पेपर है सर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राओं का, तो हमने सोचा क्यों ना इसको जल्दी बना दिया जाए। चलिए, आज वैसे मैं कोरोना वैक्सीन लगवा के आया हूँ, कोविशील्ड का फर्स्ट डोज आज जो है उपलब्ध करवाया, हमने लगवाया, और एक प्रकार से ठीक ठाक बेटर अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन इस समय थोड़ा सा लगता है फीवर जैसा। और ये उन्होंने बताया भी था, जब मैंने लगवाया तो उन्होंने बता दिया था। तो आप सभी लोग कोविशील्ड लगवा, मतलब कि कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन या फिर स्पुतनिक, जो भी आपके स्थानीय परिवेश में अवेलेबल हो, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अवेलेबल हो, उसको आप सभी लोग लगवा लीजिएगा। इससे एक प्रकार से जो है आपको जैसे विद्यालय में जाना पड़ेगा पेपर देने, तो आपको एक प्रकार से आसानी होगी, ताकि वहाँ पर आपको जाने से पहले होता क्या है, वैक्सीन वो ज़रूरी होता है, वैक्सीन अब ज़रूरी हो जाएगी कुछ दिन बाद, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ज़रूरी पेपर देने अगर जाना है आपको तो आप लगवा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए आदर्श बिंदु कौन सा है। अधिकतम सामाजिक लाभ अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए आदर्श बिंदु कौन सा है, आइए देखते हैं। जहां लोक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, क्या जहां लोक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता लोक आगम से, क्या लोक आगम से प्राप्त अनुपयोगिता अथवा त्याग के बराबर होती है, वहीं पर वह आदर्श बिंदु होता है अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने का। जहां लोक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता मतलब ऐसी उपयोगिता जिसका अंत हो चुका। सीमांत उपयोगिता का सीधा सा मतलब क्या होता है, ऐसी उपयोगिता कि सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हो, कि सीमा उसकी अंत हो चुकी हो, तो ऐसी उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीमांत उपयोगिता जो होती है वही यहाँ से आपसे कह रहा है कि जहाँ लोक व्यय से प्राप्त, लोक व्यय मतलब जितने सारे लोग हैं, लोक माने सभी लोग, ठीक, लोक हित या लोक वित्त आप समझते हैं, पब्लिक, जिसको लोक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पब्लिक। तो पब्लिक जो व्यय होता है, पब्लिक जो आपका जो है आपका व्यय होता है, खर्च होता है, तो पब्लिक व्यय जो होता है उससे प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता होती है, आपने मान लेते हैं कोई चीज़ खरीदा तो आपने कितने पैसे व्यय करी और आपकी कितनी उपयोगिता पूरी हुई। मान लेते हैं आपको 1 किलो चीनी की उपयोगिता थी, 1 किलो चीनी आपकी उपयोगिता थी, 1 किलो चीनी आपने खरीदी। अब जब भैया आपने 1 किलो चीनी खरीद ली तो आपका क्या हुआ, आपने 1 किलो चीनी खरीदने के लिए कितने रुपए व्यय करे, तो मान लेते हैं 40 रुपये किलो आपने चीनी खरीदा। तो 40 रुपये चीनी खरीदा मतलब क्या होगा, लोक व्यय हो गया आपका। अब इसी लोक व्यय से मतलब 40 रुपये किलो चीनी सभी लोग खरीदते हैं, आपके भाई पटीदार खरीदते हैं, आपके जो है चाचा खरीदते हैं, आपके दादा खरीदते हैं, आपके गांव के लोग खरीदते हैं, सभी खरीदते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसी क्या होगा, लोक व्यय मतलब कि प्रचलित रेट है 40 रुपये किलो चीनी, तो आपने खरीदा। तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता, 1 किलो चीनी आपको चाहिए थी तो 1 किलो चीनी आपको मिल गई, तो सीमांत उपयोगिता मतलब कि हाँ 1 किलो चीनी सीमांत उपयोगिता हो गई, ठीक। लोक आगम से प्राप्त अनुपयोगिता, तो लोक आगम से प्राप्त क्या, अनुपयोगिता अथवा त्याग के बराबर होती है। तो जो है एक प्रकार से त्याग होता है, जो आपका लोक व्यय होता है, ये उस क्या होता है, उससे प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता होती है वह लोक आगम यानी लोगों से जो प्राप्त होने वाली चीज़ें होती हैं या लोगों के माध्यम से आने वाली चीज़ें होती हैं, प्राप्त अनुपयोगिता जो होती है कि जिसका उपयोग नहीं है। तो हो सकता है कि मतलब चीनी का आपके पास उपयोग हो सकता है, किसी के पास चीनी का उपयोग ना हो, तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों लोक आगम से प्राप्त अनुपयोगिता अथवा त्याग के बराबर होती। कोई चीज़ जितना आप जो है त्याग कोई करता हो या लोक आगम के लोग जितना प्राप्त जो अनुपयोगिता हो उनकी यानी त्याग करते हो, उतना लोक व्यय से सीमांत उपयोगिता जो होती है वही बराबर होती है। और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, आदर्श बिंदु कहते हैं, अधिकतम सामाजिक लाभ का। अधिकतम सामाजिक लाभ का हम क्या कहते हैं, इसको आदर्श जो है बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, अधिकतम उत्पादन स्तर से आप क्या समझते हैं। अधिकतम उत्पादन स्तर से आप क्या समझते हैं, तो उत्पादन को अधिकतम करने की शर्त यह है कि उत्पन्न वस्तुओं के स्थिर रहने की, क्या उत्पन्न वस्तुओं की स्थिर रहने की दशा में स्थानों मतलब साधनों के वितरण में परिवर्तन करके दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम किए बिना क्या करें, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना असंभव हो।
अधिकतम उत्पादन स्तर से मतलब यह होता है कि उत्पादन को अधिकतम करने की शर्त होती है। अब कैसे आप उत्पादन को किसी को अधिक करेंगे? उत्पन्न वस्तुओं की स्थिर रहने की दशा में। कोई उत्पन्न वस्तु है तो वह स्थिर ही रहे, उसकी स्थिर रहने की दशा में साधनों का वितरण। कोई साधन, तमाम सारे साधन हो सकते हैं, जैसे कि साधन, हर चीज़ साधन है। जैसे कि आप मोटरसाइकिल बोलिए, वो भी साधन है। आप कोई जिससे आपका एक प्रकार से दैनिक उपयोगिता आप करते हैं, दैनिक चीज़ों का निर्वहन करते हैं, वह सारी की सारी उपयोगिता। जैसे आपको मान लेते हैं कि आपको चप्पल पहनने की आवश्यकता है, चप्पल भी आपकी एक उपयोगिता को पूरा कर रहा है। या जूता पहनने की इच्छा, या किताब है, या फिर मैं हूँ तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी उपयोगिता है कि आप उसको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको अपनी उपयोगिता को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक साधन ही तो है। सभी साधन के माध्यम से हम अपने इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो साधनों के वितरण, साधन कैसे बटे हुए, उसमें जब परिवर्तन करके दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम किए बिना, किसी दूसरी वस्तुओं के उत्पादन को कम किए बिना एक वस्तु के उत्पादन में अगर वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि करना जो है असंभव सा होता है, तो वही होता है कि आपका अधिकतम उत्पादन स्तर। अधिकतम उत्पादन स्तर क्या होता है? उत्पादन को अधिकतम करने की शर्त होती है कि उत्पन्न वस्तुओं के स्थिर रहने की दशा में साधनों के वितरण में परिवर्तन करके दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम किए बिना एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना असंभव होता है। यही होता है आपका अधिकतम उत्पादन स्तर। इसी से हम समझते हैं कि मतलब कि आप नहीं कर सकते क्या? दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम किए बिना एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना असंभव होता है। कब? जब मेरे प्यारे दोस्तों वस्तुओं के स्थिर रहने की दशा में साधनों के वितरण में परिवर्तन किया जा रहा है, परिवर्तन हो रहा हो। ठीक, सारी बातें समझ में आ रही? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे चल कर के और समझ में आएगा अभी आपको। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिकतम उपयोगिता स्तर से आप क्या समझते हैं? अधिकतम उपयोगिता स्तर से आप क्या समझते हैं? तो अधिकतम उपयोगिता स्तर, वो हमने क्या बताया था? अधिकतम उत्पादन स्तर बताया था। हमने क्या बताया था? अधिकतम उत्पादन स्तर बताया था पहला आपका। दूसरा हमने क्या बताया था? अधिकतम उत्पादन स्तर बताया था। इसमें क्या है? अधिकतम उपयोगिता स्तर। तो उपयोगिता उस समय अधिकतम होगी मेरे प्यारे दोस्तों जब एक व्यक्ति की संतुष्टि दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि को कम किए बिना बढ़ाना संभव हो, जबकि क्षतिपूर्ति है तो पूर्ण व्यवस्था की जा चुकी हो। मतलब कि उपयोगिता, अधिकतम उपयोगिता स्तर का मतलब यह होता है कि मान लेते हैं आप 1 किलो चीनी खाते थे, आपका पड़ोसी भी 1 ही किलो चीनी खाता था। मान लेते हैं कि आपके यहाँ कोई नात रिश्तेदार आ गए तो आपको 2 किलो चीनी की रिक्वायरमेंट हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों दुकानदार को अब उपयोगिता कैसी करनी है? अगर दुकानदार आप जाते हैं और वह आपको 2 किलो चीनी देता है, लेकिन आपके जो भाई पटीदार या बगल वाले हैं वो 1 किलो चीनी ही खरीदे, मतलब उनके चीनी में कटौती ना करें कि उनकी चीनी में कटौती कर दे कि भैया तुम आधा किलो ले लो, तुम आधा किलो ले लो, आज फलाने जी के यहाँ जो है नात बात आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, तो उनके यहाँ 2 किलो चीनी जानी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो होता क्या है कि बिना जो है किसी की मात्रा में कमी किए हुए हम दूसरों की जो है एक प्रकार से उपयोगिता को पूरा कर दें, वही होता है आपका अधिकतम उपयोगिता स्तर। अधिकतम उत्पादन स्तर क्या होता है? यही हमने अभी बताया आपको कि जब क्या हो, अधिकतम उत्पादन स्तर क्या होता है कि जब आप अधिकतम उत्पादन करें बिना किसी वस्तुओं को एक प्रकार से इधर उधर किए हुए, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन यह संभव नहीं होता कहीं ना कहीं पे कि अगर हम वस्तुओं की स्थिर रहने की दशा में बात किया जाए तो साधनों का जो वितरण होता है उसमें परिवर्तन करके दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम किए बिना जब हम एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कर दें तो वही होता है अधिकतम उत्पादन स्तर। लेकिन ऐसा करना क्या होता है? लगभग असंभव सा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा नंबर। पीगू के अनुसार, पीगू एक अर्थशास्त्री हैं, तो पीगू के अनुसार सभी दिशाओं में व्यय किस सीमा तक करना चाहिए? सभी दिशाओं में जो है व्यय किस सीमा तक करना चाहिए? तो सभी दिशाओं में व्यय उस सीमा तक करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों जहां अंतिम सीलिंग के व्यय, क्या अंतिम सीलिंग के व्यय से प्राप्त सरकारी सेवाओं द्वारा अर्जित किए गए अंतिम सीलिंग से हुई संतुष्टि की हानि के बराबर होता है। क्या बताया कि सभी दिशाओं में उस मतलब व्यय उस सीमा तक करना चाहिए जहां अंतिम सीलिंग के व्यय से प्राप्त सरकारी सेवाओं द्वारा। जैसे मान लेते हैं अंतिम सीलिंग के व्यय, मान लेते हैं आपने कितना खर्च किया, तो उसका जो प्राप्त सरकारी सेवाएं हैं कि मान लेते हैं कि आपकी सरकारी सेवा कितनी, मान लेते हैं आप 45 रुपये टिकट देते हैं बस का, तो कहीं ना कहीं पे वो 45 रुपये टिकट वो सेवा आपने अर्जित किया और अर्जित किए गए अंतिम सीलिंग से हुई संतुष्टि की हानि, अंतिम सीलिंग की गई जो संतुष्टि है आपकी, अंतिम आपने खर्च किया 45 रुपये बस का टिकट, तो उस संतुष्टि की हानि के बराबर होता है। क्या हानि के बराबर होता है आपका? जो आपका जो है पीगू ने बताया कि जो सभी दिशाओं में व्यय होता है वह किस सीमा तक जो है करना चाहिए। तो इनका अपना विचार है यह कि सभी दिशाओं में व्यय उसी सीमा तक करें हम जहां अंतिम सीलिंग के व्यय में क्या हो, व्यय से प्राप्त सरकारी सेवाओं के द्वारा अर्जित किए गए अंतिम सीलिंग से हुई संतुष्टि की हानि के बराबर हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है बजट।
बजट को परिभाषित कीजिए। बजट क्या होता है, बजट को परिभाषित कीजिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने बजट। फिंड सिराज एक महोदय हैं और फिंड सिराज महोदय कहते हैं बजट की परिभाषा देते हुए, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि बजट की परिभाषा देते हुए फिंड सिराज ने क्या कहा। या आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि बजट आय तथा व्यय का क्या होता है, वार्षिक विवरण होता है जो सरकार द्वारा अनुमानित व्ययों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यह कथन किसका है, तो फिंड सिराज का है। क्या कि जो बजट होता है वह आय का और व्यय का क्या होता है, एक साल का क्या होता है, विवरण होता है। तो बजट एक साल का विवरण होता है, कितना आया कितना गया, मतलब कितना हमने खर्चा किया और कितना हमने कमाया। तो जो सरकार द्वारा अनुमानित व्ययों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है कि सरकार जो है अनुमानित व्यय कितना करेगी आगे चल करके एक साल के अंतर्गत, उसी को देख करके यह बनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने, 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त। बजट का महत्व बताइए। बजट का महत्व, बजट का महत्व निम्न प्रकार से आप समझ सकते हैं। आर्थिक नियोजन में सहायक होता है बजट आपका। और वहीं दूसरा बात की जाए तो सामाजिक कल्याण कार्यों में वृद्धि करता है बजट आपका। आर्थिक नियंत्रण का साधन होता है बजट। आर्थिक स्थिरता का साधन होता है बजट। वहीं सरकार के क्रियाओं की जानकारी प्राप्त होती है बजट से। ठीक, तो बजट जो होता है एक प्रकार से सरकार के मन में क्या आर्थिक पक्ष को मजबूत करने की नीतियां चल रही हैं, इन सभी बातों को हम जान पाते हैं। तो यह बजट के महत्व होते हैं। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि बजट का निम्न में से बजट के महत्व हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, पहला प्रश्न देगा, पहला ऑप्शन देगा आर्थिक नियोजन में सहायक होता है। ऑप्शन बी में देगा सामाजिक कल्याण कार्यों में वृद्धि करता है। ऑप्शन सी में देगा आर्थिक नियंत्रण का साधन होता है। ऑप्शन डी में देगा ये सभी। तो क्या होगा, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने। 7वां नंबर प्रश्न है भैया आपके सामने, पूंजीगत बजट किसे कहा जाता है। पूंजीगत बजट किसे कहते हैं, तो ऋणों के भुगतान एवं कोषों के जमा के वित्तीय व्यवहारों के लेखे को हम क्या कहते हैं, लेखे जोखे को हम पूंजीगत बजट कहते हैं। क्या, ऋणों के भुगतान एवं कोषों के जमा वित्तीय, अर्थात कितना जमा है और कितना ऋण का भुगतान हुआ है, इन सभी का जो व्यवहार होता है, इन सभी को अगर लिख दिया जाए, उसका जो है चिट्ठा बना दिया जाए, तो उसी को हम पूंजीगत क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न है कि लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त का अर्थ क्या होता है, यानी पब्लिक फाइनेंस जो होता है उसका मतलब क्या होता है। लोक वित्त जो होता है आर्थिक सिद्धांत की उस शाखा का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, राज्य के द्वारा आय प्राप्त करने और व्यय करने से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना होता है। कि राज्य के द्वारा जो आय प्राप्त होती है और जो व्यय होता है उससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसका अध्ययन कर क्या कहलाता है, लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहलाता है। इसके लिए मतलब इसके अंतर्गत हम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं जैसे कि केंद्र सरकार एवं स्थानीय सरकार आदि को वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन जो है करते हैं। इसी के साथ साथ अन्य शब्दों में बात की जाए तो लोक वित्त अथवा राजस्व वर्तमान शासन तंत्र की वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन होता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों कि लोक वित्त अथवा राजस्व वर्तमान शासन तंत्र की वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन करना होता है। या कथन किसका, मतलब कि यह बातें मतलब यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा किसकी है, लोक वित्त की या सार्वजनिक वित्त। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9वां नंबर आपके सामने प्रश्न आ चुका है मेरे भैया। फटाफट से वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका सामान 9वां नंबर प्रश्न है कि निजी वस्तुएं क्या होती हैं। तो निजी वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जो विभाज्य होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं निजी वस्तुएं कहलाती हैं भैया जो कि क्या होती है, विभाज्य होती है, जो कि बंट सकती हैं, अर्थात जिनके उपयोग से समाज के कुछ व्यक्तियों को वंचित किया जा सकता है। क्या, समाज के कुछ व्यक्तियों को अगर हम वंचित कर दें तो वह निजी चीज़ें होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि राजा भैया का हेलीकॉप्टर है तो राजा भैया के सिवाय वो कहेंगे कि मगरे को दे दें या फिर जो है उनको दे दें, संदीप को दे दें चलाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को दे दें। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों वह जो मान लेते हैं कि कोई आपके एरिया का जो है, या फिर मान लेते हैं कि शाहरुख खान जी की गाड़ी है या अजय देवगन साहब की गाड़ी है, तो क्या अजय देवगन की साहब की जो गाड़ी है वह कैसी गाड़ी है, वह निजी वस्तु है उनकी। क्या है, वह निजी वस्तु है। तो निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे लोग मतलब कि या फिर सभी लोगों को वंचित रखा जा सकता है, कुछ लोगों को वंचित रखा जा सकता है। मतलब प्राइवेट चीज़ें जो होती है, प्राइवेट चीज़ों में वंचित रखा जा सकता है आपको। भाई उसका पर्सनल है, वो चाहेगा तो आपको अंदर मतलब आने देगा और नहीं चाहेगा तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। तो जो निजी चीज़ें होती हैं यानी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उस पर आपको कुछ हद तक वंचित रखा जा सकता है, ये निजी वस्तुएं होती हैं।
निजी वस्तुएं मतलब यार आप कोई चीज़ खरीदो कि आपका फ़ोन है तो आपका फ़ोन दूसरा कोई व्यक्ति मांगे कि अपना फ़ोन दो, तो क्या आप फ़ोन देंगे उसको? नहीं देंगे, तो वंचित हो गया नहीं दूसरा बंदा। तो यही होता है आपका निजी वस्तुओं वाला। ठीक, निजी वस्तुओं की विशेषताएं कौन कौन सी होती समझो भैया। निजी वस्तुओं की विशेषताएं निम्न है। निजी वस्तुएं विभाज्य होती हैं, अविक्रय वाह्यताओं को अनदेखा किया जा सकता है, इसमें किया जाता है। अपवर्जन सिद्धांत लागू होता है यहाँ पर। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा निजी वस्तुओं पर क्या अपवर्जन सिद्धांत लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। अगला है आपका उत्पादन की मात्रा का निर्धारण वस्तु की बाजारी कीमत तथा उत्पादन लागत के आधार पर की जाती है कि वह जो है उत्पादन की मात्रा किस तरीके से होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां नंबर देखें। सार्वजनिक वस्तुओं से क्या आप समझते हैं? सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी चीज़। जैसे सरकारी बस है तो जैसे आप प्रधानमंत्री अगर उससे जो है यात्रा करेंगे तो उनको भी 30 रुपये किराया देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का जितना भी हो आपके सामने, तो जितना किराया आप देंगे उतना एक प्रधानमंत्री भी देगा, ध्यान रखेंगे। हालांकि उसके लिए कुछ छूट होती है, जैसे कि कुछ कोई दिव्यांग पुरुष या फिर दिव्यांग महिला हैं या फिर थोड़ा छोटे बच्चे हैं या फिर इसी प्रकार से कुछ छूट होती है, उसको अगर हटा दिया जाए सरकारी बस में सभी लोगों के पास समान, तो उसमें किसी वर्ग को वंचित नहीं रखा जा सकता सरकारी में। लेकिन जो प्राइवेट चीज़ें होती है उसमें वंचित रखा जा सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? ऐसी वस्तुएं जो सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव तथा पक्षपात के निःशुल्क या बहुत ही कम लागत पर उपलब्ध होती है, वे सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, तो हो सकता है फ्री में आपको, जैसे कोरोना वैक्सीन आपको फ्री में लग रही है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां नंबर। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं बताइए। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं बताइए। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं हैं कैसी? अविभाज्यता, वाह्यताएं, घटती हुई औसत लागत, निजी क्षेत्र की असमर्थता, सामान्य लागत शून्य, सीमान्य लागत शून्य और अथवा अति न्यून होना, ये सारी चीज़ें होती हैं सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा निम्न में से सामाजिक वस्तुओं की विशेषताएं हैं। आपको ऑप्शन में देगा अविभाज्यता, आपको बी ऑप्शन देगा बाह्यताएं, आपको सी ऑप्शन देगा घटती हुई औसत लागत, या ऑप्शन डी में देगा ये सभी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ये सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 13 नंबर। सार्वजनिक एवं निजी वस्तुओं में कोई 4 उदाहरण दीजिए। सार्वजनिक वस्तुओं, जैसे कि सार्वजनिक वस्तु कौन सी होगी? रेडियो। रेडियो में आप भी खबर सुन सकते हैं बड़े आसानी से, कोई भी सुन सकता है, तो सभी ये सार्वजनिक वस्तु है। दूरदर्शन ये भी सार्वजनिक है। सड़कें हो गई, पुल हो गया, इससे आप सभी मात्रा में आसानी से जाते, तो ये सार्वजनिक चीज़ें हो गई। ठीक, ध्यान रखेंगे। लेकिन निजी वस्तुएं क्या हो गई? टैक्सी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, रेडीमेड शर्ट हो गई, एयरलाइंस के विमान हो गए आपके। ये सब जो प्राइवेट चीज़ें होती, प्राइवेट चीज़ें आपको पता होगी सारी चीज़ें प्राइवेट है। जैसे बस भी प्राइवेट होता है तो उसका किराया जितना होगा तो आपको देना पड़ेगा, और जो है सरकारी बस भी होता है। तो ऐसे में मेरे पास दोस्तों जो सरकारी चीज़ें होती हैं उसका एक फिक्स रेट होता है, लेकिन प्राइवेट वाले हो सकता है आपसे ज़्यादा ले लें कम ले लें, उनके ऊपर निर्भर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टैक्सी में बढ़ते लोग झंझट करते रहते हैं हमेशा कि जो है 10 रुपये 20 रुपये इतना हुआ भैया उतना हुआ। कानपुर में खूब होता था ऐसे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने। हाँ, मैं जब कानपुर में रहता था तो वहाँ पर होता क्या था कि टैक्सी में जब बैठो तब हमेशा मतलब एक आध बार जो है टैक्सी वाले ड्राइवर से लोग झगड़ा ही कर लेते थे। तो कहते 18 रुपये हुआ यहाँ तक, तो कहते थे 18 रुपये। अबे तो 15 रुपये उस दिन दिए थे हमने, तो तुमको 18 कैसे लग रहा? तो ऐसे बोलेंगे तो कहें अबे वो बढ़ गया यार। तो ऐसे तमाम सारी बातें, खूब मज़ा आता था। चले बात करते 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करते समय मुख्य रूप से किस बात का ध्यान दिया जाता है? सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करते समय मुख्य रूप से किस बात का ध्यान दिया जाता है? तो सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करते समय मेरे भैया क्या किया जाता है? समय वाहिताओं द्वारा समाज को होने वाले लाभ हो चाहे हानि हो उसको मुख्य रूप से हम ध्यान में रखते हैं। तो सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करते समय हम सार्वजनिक वस्तुओं के क्या करते हैं? उसके समय वाहिताओं के द्वारा समाज में क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, इसको हमको अवश्य देखना होता है, क्योंकि क्या हमको वेलफेयर कंट्री बनानी होती है, लोक कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न 15 नंबर, बड़े ध्यान से देखें मेरे भैया। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत किसमें सर्वोत्तम मार्गदर्शक का कार्य करता है? अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत किसमें सर्वोत्तम मार्गदर्शक का कार्य करता है? तो लोक वित्त की क्रियाओं में के संपादन में अधिकतम लाभ का जो सिद्धांत होता है कुशल मार्गदर्शन का कार्य निभाता है। आपको एग्जाम से प्रश्न पूछे कि अधिकतम लाभ का सिद्धांत किसमें सर्वोत्तम मार्गदर्शक का कार्य करता है, आपको ऑप्शन में मिलेगा मेरे पास दोस्तों लोक वित्त की क्रियाओं के संपादन में। क्या? लोक वित्त की क्रियाओं के संपादन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है।
16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 16 नंबर प्रश्न भैया मेरे सामने है आपके, बजट के आवश्यक तत्व क्या होते हैं स्पष्ट कीजिए। तो बजट के आवश्यक तत्व आपके सामने है, पहला होता है विवरण, दूसरा साधनों का ब्यौरा, तीसरा आपका वित्तीय बातें और चौथा होता है संतुलित बजट। ऐसा बजट हो जिससे संतुलित बजट हो, सभी लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा हो। ऐसा बजट हो जिसका विवरण आप दे सकें। ऐसा बजट हो कि जिसमें आप साधनों का ब्यौरा भी विस्तार से बता सके, वित्तीय बातें भी शामिल हो। तो ये सब बजट की आवश्यक तत्व होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से बजट की आवश्यक तत्व है, आपको ऑप्शन में देगा ए विवरण, बी देगा साधनों का ब्यौरा, सी देगा वित्तीय बातें और डी देगा इनमें से सभी। तो क्या होगा, ये सभी। ओके, आगे बढ़ 17 नंबर प्रश्न, कर को परिभाषित कीजिए। कर क्या होता है भैया। डाल्टन महोदय विद्वान है, अर्थशास्त्री, लोग कहते हैं कि कर किसी सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा, क्या, कर किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है और उसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता और इसे कानूनी अपराध की सज़ा के रूप में जो है लगाया जा सकता है। ऐसा डाल्टन महोदय ने बताया। कर को परिभाषित करते हैं। कर क्या होता है, टैक्स जिसको आप कहते हैं। जैसे 100 रुपये आपने कर्जा लिया किसी से, तो क्या 10% के ब्याज पर देंगे। तो 100 रुपये में आपका 10% ब्याज, मतलब कि क्या हुआ कि एक महीने में मासिक ब्याज, मतलब मासिक जो है आप व्यय होता है और वार्षिक भी होता है, छमाही भी होता है। मान लेते हैं एक साल में आपने 100 रुपये पे कहा कि एक साल में हम 10% ब्याज पर आपको दे रहे हैं, एक साल वाला मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, 100 रुपये आपने दिया तो इससे क्या कर देंगे, 100 से बटे 0 काट दो, यानी 10 रुपया। समझ में आते हैं, 10 रुपया जो होगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों, वह हो जाएगा एक साल के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगर वार्षिक बजट है तो मतलब कि वार्षिक जो है आपका कर है। अगर दैनिक है तो एक दिन में आपको 100 रुपये दिया तो 110 रुपये उनको देना पड़ेगा शाम को। अगर आपका वो बोल दिया कि हम वार्षिक मतलब मंथली देंगे, या फिर जैसा भी आप लें। ठीक, सबके अलग अलग नियम होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न मेरे भैया आपके सामने दिया हुआ है, बड़ी आसानी से देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कर की दो विशेषताएं लिखिए। कर की दो विशेषताएं बताने का प्रयास करें फटाफट से कमेंट सेक्शन में। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, क्यों नहीं शेयर कर रहे हो आप सभी लोग, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, कर की दो विशेषताएं लिखिए। कर की निम्न विशेषताएं होती हैं, पहला तो कि कर एक अनिवार्य अंशदान होता है, दूसरा कर विशेष लाभ के बदले भुगतान जो है नहीं होता है। 19 नंबर प्रश्न देखें, कर के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके उद्देश्य पहला होता है कि आय प्राप्त करना, दूसरा होता है समाज में धन की जो है उप समानता कम करना, उपभोग पर रोक लगाना, आयात निर्यात पर रोक लगाना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, वहीं जो है मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना इत्यादि कार्य होते हैं कर के, मतलब उद्देश्य होता है इसका। आगे बढ़ते 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लोक व्यय से आप क्या समझते हैं, पब्लिक फाइनेंस से आप क्या समझते हैं। लोक व्यय से आप क्या समझते हैं भैया, लोक वित्त से आप क्या, लोक व्यय से आप क्या समझते हैं। लोक व्यय से तो भैया केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, इसके द्वारा जब समस्त जनता के लिए कोई एक प्रकार से पैसा लाया जाता है कोई योजना के तहत, या फिर किसी को लाभ पहुंचा जा रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोक व्यय कहते हैं। जब सभी लोगों के लिए व्यय किया जा रहा हो सरकार के द्वारा, तो उसी को हम लोक व्यय कहते हैं। ठीक, लोक व्यय की दो उद्देश्य बताइए। लोक व्यय के पहला उद्देश्य है आपका आर्थिक क्रियाओं का प्रबंधन एवं नियमन करना, दूसरा कार्य है देश में शांति सुरक्षा एवं न्याय की व्यवस्था करना। ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, उत्पादन व्यय किसे, उत्पादक व्यय किसे कहते हैं। उत्पादक व्यय ऐसे व्यय जिसमें राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वृद्धि होती है, उसे हम उत्पादक व्यय कहते हैं। क्या, उत्पादक व्यय, राष्ट्रीय आय में अगर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से वृद्धि हो जाए तो उसी को हम उत्पादक व्यय कहते हैं। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपके सामने 23 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। सार्वजनिक व निजी, क्या भैया क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक व निजी व्यय में क्या अंतर होता है। तो सार्वजनिक व्यय क्या होता है, उद्देश्य सामाजिक कल्याण यानी वेलफेयर जो है एक प्रकार से होता है, सामाजिक कल्याण के में सामाजिक कल्याण के लिए होता है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए होता है। वहीं जबकि जो निजी व्यय होता है उसका उद्देश्य निजी प्राप्त करने के लिए। आप एक ट्रैक्टर खरीद के लेकर आएँ तो आप अपने लाभ के लिए आते हैं कि हम अपने खेत में अच्छा एक प्रकार से खेती करेंगे, लेकिन अब अभी वही एक प्रकार से मोदी जी के द्वारा कोई योजना चलाई जाए, नहर योजना, तो सभी लोग उससे लाभान्वित सकेंगे। तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा, आपका वो व्यय जो होगा जो मोदी जी ने नहर पर खर्च किया है वह सभी खेतों में पानी जाएगा, तो इससे क्या होगा, वह लोक व्यय हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका निजी व्यय होता है, वह निजी व्यय जो है आपका, आपने ट्रैक्टर लाया अपने खेत में जोत बो लिया, लेकिन अगर फलाने व्यक्ति आपका पटीदार या आपका भाई कोई या फिर आपके गाँव का कोई बंदा आपसे कहता कि मेरा खेत भी आपको जोतना है, तो आप कहेंगे नहीं इतना पैसा आपको 1 बीघा का देना पड़ेगा, तो आप उसी हिसाब से करते, तो आपका क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है आपका निजी व्यय। ओके,
अगला प्रश्न 24 नंबर देखने का प्रयास करें। पीकॉक वाइज मैन की परिकल्पना क्या है? पीकॉक वाइज मैन की परिकल्पना क्या है? पीकॉक वाइज मैन की परिकल्पना यह है मेरे भैया कि युद्ध एवं मंदी आदि की स्थिति में लोक व्यय में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि सरकार की आय में भी वृद्धि होती है। क्योंकि पीकॉक और वाइजमैन, ये पीकॉक वाइजमैन जो है व्यक्ति जो हैं, इन्होंने एक अपनी परिकल्पना दी, अपना एक प्रकार से सिद्धांत दिया और सिद्धांत के तहत क्या बताया कि युद्ध एवं मंदी का जब समय होता है उस समय क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लोक व्यय में वृद्धि होती है। मतलब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों पर पैसा खर्च करती है, मतलब कि एक प्रकार से योजनाएँ वगैरह लॉन्च करती है। ठीक, तो ये आप किसने बताया है? पीकॉक वाइजमैन महोदय ने बताया। ठीक, क्या बताया कि युद्ध एवं मंदी आदि की स्थिति में लोक व्यय में वृद्धि इसलिए होती है, क्यों होती है? क्योंकि सरकार की आय में भी वृद्धि होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्षतिपूर्ति व्यय क्या होते हैं? सरकार द्वारा गैर सरकारी व्यय, सरकार द्वारा गैर सरकारी व्यय की कमी को दूर करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसे सामान्य रूप से क्षतिपूर्ति व्यय कहते हैं। सरकार के द्वारा जो गैर सरकारी व्यय की कमी पूरी करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसी पद्धति को हम क्षतिपूर्ति व्यय कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, लोक व्यय का क्या महत्व होता है? लोक व्यय का क्या महत्व होता है? भैया लोक व्यय का बहुत महत्व होता है, आज देखेंगे। जैसे लोक व्यय का आर्थिक विकास एवं नियोजन में सहायक होता है। लोक व्यय आय तथा संपत्ति के वितरण में जो असमानताएं होती हैं उसमें कमी करना एक प्रकार से इसका महत्व होता है, और साथ ही साथ आर्थिक स्थायित्व प्राप्त होता है लोक व्यय को। वहीं अविकसित एवं पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनका विकास भी होता है लोक व्यय के कारण से। ठीक, या फिर जो व्यक्ति गरीब है उसको एक प्रकार से कुछ पैसे मिल जाए ताकि वह अपना जीवन संचालित कर सके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 27 नंबर है कि सरकार के कार्यों के आधार पर लोक व्यय को कितने भागों में बांटा गया है? सरकार के कार्यों के आधार पर लोक व्यय को कितने भागों में बांटा गया है? तो एडम्स ने सरकार के कार्यों के आधार पर लोक व्यय को 3 भागों में बांटा है। किसने? एडम्स ने। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि सरकार के कार्यों के आधार पर लोक व्यय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे एडम्स ने सरकार के कार्यों के आधार पर लोक व्यय को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। पहला क्या? संरक्षण व्यय, दूसरा क्या? व्यापारिक व्यय, तीसरा क्या? विकासात्मक व्यय। ठीक, आपसे एग्जाम से यहाँ भी प्रश्न पूछ सकता है कि सरकार के कार्यों के आधार पर लोक व्यय को जो 3 भागों में बांटा गया है वे हैं। तो आपको ऑप्शन ए में देगा संरक्षण व्यय, आपको ऑप्शन बी में देगा व्यापारिक व्यय, आपको ऑप्शन सी में देगा विकासात्मक व्यय, ऑप्शन डी में देगा ये सभी। तो वही क्या होगा? ये सभी आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भैया, लोक ऋण के 2 उद्देश्य बताइए। क्या? लोक ऋण के 2 उद्देश्य बताइए। लोक ऋण के 2 उद्देश्य आपके सामने हैं। पहला तो प्राकृतिक साधनों का इष्टतम विदोहन, क्या? इष्टतम विदोहन करना तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों को पूरा करना। इष्टतम में क्या होता है? जो आप पहले से करते आ रहे हैं, इस तरीके से। आगे बढ़ते, लोक ऋण के 2 लाभ बताइए। लोक ऋण क्या होता है? लोक ऋण के 2 लाभ कौन कौन से होते हैं? तो भैया 2 लाभ आपके सामने हैं कि लोक ऋण आर्थिक स्थायित्व में सहायक होता है, वही यह सरकार को आकस्मिक संकटों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने, लोक ऋण का वर्तमान उपयोग क्या जो है प्रभाव पड़ता है? लोक ऋण का वर्तमान उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोक ऋण का वर्तमान उपभोग पर क्या है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न जरूर पूछेगा कि लोक व्यय का, या फिर पूछेगा लोक ऋण का वर्तमान उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता? तो ऑप्शन ए में देगा प्रभाव नहीं पड़ता, आपको ऑप्शन बी में देगा प्रभाव पड़ता है, या फिर दुगुना प्रभाव पड़ता है, आपको ऑप्शन सी में देगा इनमें से कोई नहीं, आपको ऑप्शन डी में देगा ये दोनों, या फिर AC में देगा ये दोनों, और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो लोक ऋण का वर्तमान उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लोक ऋण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो लोक ऋण के जो है कई प्रकार होते हैं। जैसे कि बात करें उसके अंतर्गत ऐच्छिक जो है ऐच्छिक बलात् ऋण हो गया, उत्पादक एवं अनुत्पादक ऋण हो गया, शोध व अशोध्य ऋण, बाहरी व भीतरी ऋण, ये सारे के सारे व्यय हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय नीति से आपका क्या आशय है या आपका क्या अभिप्राय है, मतलब क्या है? तो राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसमें सरकार के व्यय और आगम को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक, ये चीज़ें होती हैं।
राजकोषीय नीति से क्या अभिप्राय होता है? क्या अभिप्राय? जिसमें सरकार का व्यय और आगम को इस प्रकार से हम समायोजित करें या किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थायित्व के लक्ष्य तक हम ले जा सकें। आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय नीति के उपकरण बताइए। राजकोषीय नीति के उपकरण कौन कौन से भैया, इसको भी जान लेते थोड़ा सा। राजकोषीय नीति के उपकरण जैसे कि उपकरण है, पहला आपका बजटीय नीतियाँ जो हो गई वह भी राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। वहीं दूसरा क्षतिपूर्ति राजकोषीय नीतियाँ या भी राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। वहीं सार्वजनिक व्यय भी क्या है, राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। वहीं आपका करारोपण हो गया, यानी कि जो टैक्स वगैरह होते हैं, सार्वजनिक ऋण हो गया, घाटा वित्तीयन हो गया, ये सब राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। आपको ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि राजकोषीय नीति के उपकरण हैं, आपको ऑप्शन ए में देगा बजटीय नीतियाँ, आपको बी में देगा क्षतिपूर्ति राजकोषीय नीति, आपको ऑप्शन सी में देगा सार्वजनिक व्यय, आपको ऑप्शन डी में देगा इनमें से सभी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ये सभी या इनमें से सभी। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ भैया। अगला प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? आर्थिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक स्थिरीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी या उच्च मुद्रास्फीति को दूर करना है। आर्थिक स्थिरीकरण का तात्पर्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जो व्याप्त मंदी है वो या फिर जो उच्च मुद्रास्फीति है उसको क्या करा जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो आर्थिक स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है? मंदी को दूर करना। क्या मंदी को दूर करना? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि आर्थिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? आर्थिक स्थिरीकरण का मतलब क्या है? मंदी को दूर करना या उच्च मुद्रास्फीति को दूर करना। ठीक, अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति के प्रकार बताइए। तो राजकोषीय नीति की 2 प्रकार की होती है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे राजकोषीय नीति कितने प्रकार की होती है? आप बताएंगे कि 2 प्रकार की होती है। पहली कौन है? पहली आपका विवेकाधीन राजकोषीय नीति, यानी जो विवेकाधीन होती है वह राजकोषीय नीति। दूसरा क्या होता है? स्वतः स्थिरीकरण और गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति। ठीक, तो एक पर विवेक वगैरह किया जाता है खूब ध्यान से, और दूसरे पर विवेक वगैरह उतना सही तरीके से नहीं होता। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने मेरे भाई, 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की आय के प्रमुख साधन क्या हैं? केंद्र सरकार जो होती है उसके आय के प्रमुख साधन क्या क्या होते हैं? तो सभी को पता होगा, टैक्स वगैरह सबसे पहली बात होता है, आयकर, पूंजी लाभ कर। तो इसके कर के कई साधन होते हैं। पहला है आपका आय कर, दूसरा है पूंजी लाभ कर, तीसरा है निगम कर, और चौथा आपका व्यय कर, और अगला है अतिलाभ कर, अगला है मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि जो होते हैं, इन सभी से केंद्र सरकार का आय होती है। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने, 37 नंबर प्रश्न हो गया, 36 नंबर प्रश्न में बता रहा था केंद्र सरकार की आय के प्रमुख साधन कौन से हैं? 2 साधन है, आय के कर साधन एवं आय के गैर कर साधन। तो एक कर के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं पैसा, और एक मतलब कि एक प्रकार से गैर कर के माध्यम से हम पैसा प्राप्त करते हैं, जिसके मतलब कि कर से पैसा जो हम नहीं प्राप्त करते, एक तो टैक्स वाला पैसा सरकार को आता है, और दूसरा क्या होता है, बिना टैक्स वाला जाता है। तो कभी कभी सरकार बिना टैक्स का भी पैसा जो है एक प्रकार से कमाती है। तो हमने आपको बताया टैक्स वाला जो पैसा है और कैसे कौन कौन से टैक्स आपके, तो केंद्र सरकार की जो आय के कर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कर के साधन कौन कौन से हैं हमने आपको यह बता ही दिया इसको। वहीं आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि राज्य सरकार को किन वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाने का अधिकार दिया जाता है? राज्य सरकार को, चूँकि केंद्र सरकार जो है अधिकतर कर मैनेज करती है, लेकिन केंद्र सरकार जो राज्य सरकार होती है वह भी कई जो है क्षेत्रों में, कई दिशाओं में, कई वस्तुओं पर कर वगैरह राज्य सरकार ही लगाती है। तो वही पूछ रहा है आपसे। तो राज्य सरकार को शराब पर कर लगाने का अधिकार है, अफीम पर, गांजा पर, नशीली वस्तुओं पर और उत्पादन कर लगाने का अधिकार दिया जाता है। तो ऐसे में आप देखते होंगे कि बिहार में शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद है, ऐसे में कौन उसको रोकता है? तो मेरे पास तो राज्य सरकारें होती वही रोकती, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में होता है जो नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं। ठीक, कोई राज्य कितना नशीला है, कितना वहाँ पर नशे होते हैं, या उस राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उस राज्य के प्रशासन की ढिलवाई होती है। ध्यान रखेंगे यह बात, क्योंकि उनके उसमें, क्योंकि टैक्स के मामले में वो लोग इस पर, जैसे अभी देखा होगा आपने कोरोना माहौल में, एक दिन हुआ था कि शराब की दुकान खुली थी नई पहली दिन, दूसरे दिन तो क्या भीड़ लगी थी, पूरा का पूरा जो है हाईवे जाम था उस समय, क्योंकि उसको जो दारू वगैरह होती है या फिर जो मादक पदार्थ होते हैं, इन पर टैक्स अधिक मात्रा में सरकार लेती है, राज्य सरकारें लेती है टैक्स। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 39 नंबर प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त कि भारतीय कर प्रणाली में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? तो भारतीय कर प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक वस्तुओं पर
कम दाम कम कर तथा विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाना चाहिए। यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर कम कर मतलब कि कर जो है वो कम कर दिया जाए। जैसे मान लेते हैं कि शिक्षा पर 18% जीएसटी आप देखते होंगे जब कोचिंग जो ऐप वगैरह वाले होते पढ़ाते हैं उनको देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप देखते होंगे हर एक क्षेत्र में जो जीएसटी आवश्यक वस्तुएं जैसे कि कोई खाना खा रहा है या पेट्रोल वगैरह हो गई तो इस पर जीएसटी या फिर जो है तमाम सारी चीज़ें इस पर कम मात्रा में लगाएं। या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिस पर जीएसटी अधिक मात्रा में लग रही है, जो आवश्यक चीज़ें हैं उस पर जीएसटी कम हो जाए। जीएसटी मतलब कि जीएसटी या फिर कोई भी कर जो हो वह कर कम का लगा दिया जाए। लेकिन जो नशीले पदार्थ हैं या फिर जो है मतलब कि समाज को एक प्रकार से अलग करते हैं, समाज को एक प्रकार से सामाजिक कार्यों को भुलाने के लिए या फिर उसमें समाज में विद्रूपता फैलाने के लिए या तमाम प्रकार की चीज़ों को करने के लिए ऐसी चीज़ें उनको बढ़ा दिया जाए, मतलब कि उनका कर बढ़ा दिया। जैसे कि बीड़ी, शराब, चरस, अफीम, गांजा, दारू, गुटखा, इन सभी पर क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दो और ज़्यादा बढ़ा दो। लेकिन इस पर जो है टैक्स कम कर दो जो आवश्यक वस्तुएं हैं। ठीक, तो इससे हम भारतीय कर प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, प्रत्यक्ष करों के नाम लिखिए। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? पहला कर कौन सा होता है भैया? आयकर। आयकर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर होता है। निगम कर प्रत्यक्ष कर होता है। गृह कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक, अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका दबाव एक व्यक्ति पर तथा भार दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। मतलब जैसे बात की जाए, जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी मान लें पार्ले जी कंपनी है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ पार्ले जी का, ना मुझे उसका स्पॉन्सरशिप मिला है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपके सामने। तो मान लेते हैं पार्ले जी की कंपनी है, फिर कोई कंपनी है। अब वह पार्ले जी की कंपनी या फिर कोई कंपनी जो हो, मान लेते कोई कंपनी, मैं बार बार किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इससे जो है कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो यहाँ पर देखने का प्रयास क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी पर मान लेते हैं टैक्स लगता है। अब वह कंपनी का प्रोडक्ट बन करके क्या होता है, वह टैक्स जो है कंपनी वाला देता है। लेकिन वह टैक्स मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जनता के द्वारा वसूला जाता है। उस टैक्स पर मान लेते हैं पार्ले जी का बिस्कुट आप 5 रुपये में खाते बड़ा वाला, तो 5 रुपये में बिस्कुट खाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या 5 रुपये में वह क्या जो माल है वह 5 रुपये का ही है? वह माल मुश्किल से 2.5 से 2 रुपये का माल है। अब वह आप 5 रुपये उसके देते हैं, तो आप टैक्स देते हो। तो सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? हम ही लोग तो टैक्स देते हैं। अब आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं बैंक में पैसा नहीं जमा किया हूँ इसलिए मैं टैक्स नहीं दे पाता हूँ। जो कंपनी वाले जो है टैक्स देते हैं वह हम लोगों का पैसा आता है, हम लोगों से टैक्स देते हैं, ना कि वो अपने घर से कोई पैसा निकालते हैं वहाँ से टैक्स देते हैं। तो कभी अपने आप को मेरे प्यारे दोस्तों गरीब मत समझिएगा। आप लोग टैक्स देते हैं, सभी लोग टैक्स देते हैं दुनिया में, मतलब कि भारत का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो टैक्स ना देता हो। अगर आप 1 रुपये का माचिस खरीदते हैं तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं। आपको लिखा होता है इनकम ऑफ ऑल टैक्स मिक्सेज, तब 1 रुपये की माचिस आपको पड़ती है, चाहे कोई भी कंपनी की माचिस हो। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आप टैक्स देते हैं। ये टैक्स कैसा है? आप प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। आपको पता है शुरुआत तरीके से कि हाँ 1 रुपये की माचिस मिलती है, आपको पता है कि हाँ 1 रुपये की एक प्रकार से एक आस्की मिलती है। आस्की हमारे यहाँ का एक प्रकार से गुटखा है, आस्की चलता है, आशिक। ठीक, तो मतलब लोग खाते, बहुत प्रचलन में है, बहुत फेमस गुटखा है इधर का, अयोध्या के साइड का, तो गोंडा में। ठीक, बहुत खाते हैं लोग। तो मान लेते हैं वो 1 रुपये की है, अब उसको मान लेते हैं उस पर 1 रुपये में आप पहले अठन्नी की मिलती थी। ठीक, मतलब 4 आने की, मतलब अठन्नी की, हाँ मतलब 1 रुपये में 2 मिलती थी, मुझे याद है शायद। ठीक, तो उस पर मान लेते हैं अब आपको क्या हुआ, आप 1 रुपये खरीदते आ रहे बचपन से, तो आपकी आदत पड़ गई कि हाँ 1 रुपये की है। अब उसमें आप ये नहीं पढ़ते कि टैक्स कितना लगा कितना नहीं लगा, आप सोचते हैं कि हाँ 1 रुपये का माल है तो आप खाते हो उसको। लेकिन वो जो है उसका बनता कितने में है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उसी में से आप ही के पैसे से कंपनी वाला भी खाता है और आप ही के पैसे से सरकार को भी पास जाता है, या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला जो है यही लिखा है कि दबाव एक व्यक्ति पर पड़ता था, भार दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है इसमें अप्रत्यक्ष में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक वस्तुओं की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक या सार्वजनिक वस्तुओं से आशय ऐसी विशिष्ट वस्तुओं से होता है जो उपभोग में गैर प्रतियोगी होती हैं, जिससे समाज के सभी सदस्यों के द्वारा समान लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इन वस्तुओं में उपभोक्ता की प्रथमता समानता वांछनीय नहीं होती है और अनेक परिस्थितियों में संभव भी नहीं होती है। सार्वजनिक वस्तुएं जो हमने बताया था सरकारी वस्तुएं वही होती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं एवं निजी वस्तुओं के बीच में कुछ भेद होता है, वह भी देख लीजिए। सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक रूप से किया जाता है, जबकि जो व्यक्तिगत वस्तुएं होती हैं वह व्यक्तिगत उपभोग के लिए होती हैं। जो सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग समान रूप से होता है, जबकि जो व्यक्तिगत वस्तुएं होती हैं उनका उपभोग कैसा होता है, समान रूप से नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते, समान व्यय सार्वजनिक व्यय क्या होता है, इसको भी हमने बता दिया। सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक अथवा सरकारी व्यय जो होता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाने वाला जो व्यय होता है उसी को हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं, या उन व्ययों का सूचक होता है जो केंद्र राज्य सरकार या स्थानीय सरकार जो होती है अपने द्वारा नागरिकों को लाभार्थ व रक्षा पहुँचाने के लिए करती हैं। ठीक,
आगे बढ़ते, कर से क्या अभिप्राय होता है, कर क्या होता है या कर किसे कहते हैं। तो कर क्या होता है, एक अनिवार्य देन होती है जिसका भुगतान करदाता को बिना किसी विशेष प्रतिपादन की आशा किए सरकार को देना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर आपके सामने प्रश्न है मेरे प्यारे भैया। क्या प्रश्न दिया हुआ है, क्या प्रश्न दिया हुआ आपके सामने, करारोपण के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। करारोपण के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वास्तविक जन कल्याण, आय एवं और व्यय की असमानताओं को दूर करके ही संभव हो सकता है। राजकोषीय नीति में चाहे करारोपण की चर्चा हो या सार्वजनिक व्यय की हो, उसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण को प्राप्त करना ही होता है। अतः उत्तम करारोपण वही है जो धन अथवा आय के वितरण की विषमता को दूर करता है या कम करता हो। यही होता है आपका करारोपण। करारोपण का एक प्रकार से ठीक भी है। अगर आपका कर जो है नहीं देंगे, सभी से 1-1 रुपया लेकर के, मान लेते हैं अभी 1-1 रुपया आप सभी लोग, इतने लोग मुझको देख रहे हैं, अगर आप लोग मान लेते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप 10-10 रुपये हमारे खाते में भेज देंगे तो आप हो सकता है उसका कितना हो जाए, ज़्यादा पैसे हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप वही पैसा मान लेते हैं, कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों जो क्या कर रहा है, उसमें समर्थ नहीं है, कोई चीज़ करना चाह रहा हुआ नहीं कर पा रहा है, तो आपके 100 रुपये, आप 100 रुपये देंगे या 10 रुपये देंगे, उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका फायदा होगा उस पर प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगा। तो वैसे आप टैक्स 1-1 रुपये देते हैं सभी को, आप मान लेते हैं 1-1 रुपये आपने टैक्स दिया, वो 1-1 रुपये सभी का पैसा मान लेते हैं, 1-1 रुपये दिया तो 135 करोड़ जनसंख्या के पास से 130 करोड़ जनसंख्या से 130 करोड़ रुपये इंडिया सरकार को पहुंचती है। 130 करोड़ रुपये अगर 1-1 रुपये एक व्यक्ति से लिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होता है, एक प्रकार से यही होता है सारी चीज़ें, यह चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखें, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के क्या उद्देश्य होते हैं। सार्वजनिक जो ऋण व्यवस्था होती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो आर्थिक मंदी से बचाने के लिए, दूसरा चक्रीय उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए, तीसरा है दैवीय आपदाओं का सामना करने के लिए सार्वजनिक ऋण व्यवस्था का उद्देश्य होता है कि आप सार्वजनिक रूप से ऋण ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत में केंद्र सरकार के आय के 4 प्रमुख स्रोत होते हैं, उनके नाम बताने का प्रयास करें। तो भारत में केंद्र सरकार के आय के 4 प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। उसके निम्नलिखित हैं कौन कौन से, देखें यहाँ पर। पहला है कि उत्पाद जो होता है, उत्पाद कर पहला होता है क्या, उत्पाद कर। उत्पाद कर क्या होता है इसको समझो। किसी देश में जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उस पर जो कर लगाया जाता है उसको हम उत्पाद शुल्क या फिर उत्पाद कर कहते हैं। ठीक, दूसरा कर क्या होता है, सीमा शुल्क या सीमा कर। ठीक, या सीमा शुल्क या फिर सीमा कर कहते हैं उसको। तो यह कर क्या होता है, देश से बाहर जाने वाले तथा आने वाले माल पर लगाया जाता है। जो कि अपने देश से कोई माल बाहर जाता हो उस पर लगाया जाता हो, या कोई देश से बाहर से, मतलब देश के बाहर से कोई माल आता हो यहाँ पर, उस पर लगाया जाता है, उसी को हम सीमा शुल्क कहते हैं। पहला क्या, उत्पाद शुल्क, दूसरा क्या, सीमा शुल्क, तीसरा क्या, आयकर। आयकर मतलब कि जो कर किसी व्यक्ति, संयुक्त परिवार, फर्म तथा कंपनी की वार्षिक आय पर मतलब प्राप्त किया जाता है, उसे हम आयकर कहते हैं। जैसे कि आपने बैंक में जमा किया 10 लाख रुपए, अब 10 लाख रुपए आपने जमा किया तो आपके आय के कारण ये चीज़ें हैं, आपकी आय थी तो आपने उसको जमा किया तो उस पर टैक्स कटेगा। जैसे मान लेते कोई सरकारी सर्विस वाला व्यक्ति है, उस पर भी एक प्रकार से टैक्स वगैरह लगते हैं। ठीक, अगर बैंक में ज़्यादा पैसे हैं तो आपके टैक्स जरूर लगेंगे। ठीक, तो चौथा क्या होता है, निगम कर। निगम कर क्या होता है, ये कंपनियों की आयों पर लगाए जाने वाले कर होते हैं, उसी को हम निगम कर कहते हैं। कौन कौन सा कर हो गया आपका, पहला होगा उत्पाद कर, दूसरा क्या हो गया आपका सीमा कर, तीसरा क्या हो गया आयकर, और चौथा क्या हो गया आपका मेरे प्यारे दोस्तों निगम कर। ठीक, समझ में आ रही बातें। 49 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, लागतों में तुलनात्मक अंतर से क्या आशय होता है। लागतों में तुलनात्मक अंतर से क्या आशय होता है। तो यह एक क्या होती, विशिष्ट स्थिति होती है। साधारणतः दो देशों की उत्पादन लागतों में इस प्रकार की विरोधी दशा नहीं पाई जाती है। रिकार्डो एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस सत्य का उद्घाटन किया कि दो देश के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या व्यापार के कारण लागतों में निरपेक्ष अंतर नहीं अपितु तुलनात्मक अंतर होता है दो राष्ट्रों के बीच में। यदि एक देश के दोनों देशों की लागतें दूसरे देश की अपेक्षा कम या अधिक हों तो हम उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। मतलब लागतों में तुलनात्मक अंतर वही होता है, लागत में तुलनात्मक अंतर। जैसे कोई देश है, अब वह देश मेरे प्यारे दोस्तों उस देश में हो क्या रहा है, उस देश में कोई तुलना कर ले एक देश की लागत पर दूसरे देश की, कि रूस से अगर सामान खरीदेंगे तो इससे इतना फ़ायदा होगा, अमेरिका से खरीदेंगे तो इतना फ़ायदा होगा, क्योंकि रूस का पैसा अपने बराबर है, अमेरिका का एक प्रकार 74 रुपये में है, एक प्रकार से $1 बराबर 74 रुपये होता है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
50 नंबर प्रश्न आपके सामने, तटकर किसे कहते हैं, या प्रशुल्क अथवा तटकर से क्या अभिप्राय होता है। तो प्रशुल्क शब्द दो अर्थों से लिया जाता है। पहला तो संकुचित अर्थ में मतलब छोटा, और दूसरा होता है विस्तृत यानी बड़ा अर्थ में। संकुचित अर्थ में प्रशुल्क अथवा तटकर का आशय होता है वस्तुओं पर लगाए आयात करों से होता है। प्रोफेसर एल्सवर्थ के शब्दों में बात की जाए तो प्रशुल्क यानी सीमा शुल्क जो होता है करों की वे मात्राएं जो एक राष्ट्र द्वारा विदेशी आयातों पर लगाई जाती हैं। विस्तृत अर्थ में प्रशुल्क से आशय सभी प्रकार के तटकरों से होता है, जिसमें आयात कर, निर्यात कर एवं मार्गवर्ती यानी कि जो है ट्रांजिट ड्यूटी होती है, वह सारी चीज़ें शामिल होती है। तटकर मतलब जब तट पर अगर कोई आपकी नाव जा रही है, कोई व्यापार कर रहा है, निर्यात हो रहा है, तो आपके प्रादेशिक समुद्र सीमा के अंतर्गत आ रहा है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, सीमा शुल्क का जो है एक प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के व्यय क्या दिया हुआ है, 51 नंबर प्रश्न, राज्य सरकार के व्यय की प्रमुख मदें क्या होती हैं। राज्य सरकार के व्यय की प्रमुख मदें हैं जैसे कि पहला है राज्य संचालन पर व्यय, दूसरा क्या होती हैं, शांति व्यवस्था, न्यायालय हो गया आपका तीसरा, चौथा जेल, दूसरा और का पुलिस व्यय, पुलिस पर व्यय तथा ऋणों से संबंधित व्यय। तो क्या करता है राज्य सरकार की जो आपकी मदें होती है, मतलब कि प्रमुख मदें मतलब कहाँ पर राज्य सरकार पैसे खर्च करती है, तो कहाँ पर खर्च करती है, राज्य को संचालन करने के लिए और शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए न्यायालय पर खर्च करती है, जेल पर, पुलिस व्यवस्था पर, ये सभी पर व्यय खर्च करती है। कोई ऋण संबंधित जो व्यय होता है वह सभी क्या राज्य सरकार खर्च करती है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न, व्यय सुधार आयोग का गठन कब किया गया और जो है कब किया गया था, बताने का प्रयास करें। केंद्र सुधार आयोग का गठन क्यों और कब किया गया था। तो केंद्र सरकार के समग्र व्यय प्रारूप की समीक्षा करने के लिए, तो क्या समग्र व्यय प्रारूप की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार के 28 फरवरी 2000 को सन 2000 में पूर्व वित्त सचिव थे श्री के.पी. गीता कृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग का क्या हुआ था, गठन किया गया था मेरे प्यारे दोस्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 53 नंबर, फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, और इसी प्रकार से थोड़ा और समय दीजिएगा, बस ज़्यादा देर की क्लास आपकी नहीं बची हुई बस। ओके, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके और सभी लोग शेयर कर दीजिए। 53 नंबर प्रश्न आपके सामने है, राज्य सरकार के गैर विकास व्यय में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो गैर विकास व्यय में राज्य सरकार के क्या क्या शामिल किया जाता है, नागरिक प्रशासन हो गया, ऋण भार का संग्रहण हो गया, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, अकाल महामारी वगैरह जो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, ये सब प्राकृतिक आपदाएं शामिल किया जाता है किसमें, गैर विकास व्यय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न देखो मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सिंपल सा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। 55 नंबर प्रश्न देखें, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी देश के सभी आयातों, निर्यातों तथा सेवाओं एवं देश विदेश से आर्थिक स्थितियों को मूल्यों में दर्शाकर संपूर्ण विवरण प्रकट किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। अतः भुगतान संतुलन में एक समयावधि में एक देश के द्वारा एक समय काल में एक विशेष समय में एक देश के द्वारा किए गए सभी जो मौलिक लेन देन होते हैं, मुख्य रूप से जो लेन देन होते हैं जो या तो धन होते हैं या धनात्मक होते हैं या तो ऋणात्मक होते हैं, इन्हीं को दर्शाया जाता है। यह बातें भुगतान संतुलन को दर्शाती हैं। बेनहम महोदय इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक देश का भुगतान संतुलन निश्चित काल के भीतर उसके शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा जोखा होता है या फिर लेखा होता है। कौन जो होता है, हमने क्या बताया आपको, क्या पता रहा था आपको, भुगतान संतुलन। आगे बढ़ते, भुगतान संतुलन का क्या महत्व होता है। तो भुगतान संतुलन का महत्व क्या होता है भैया, जेवंश महोदय थे, अर्थशास्त्री हैं, और यही जेवंश महोदय कहते हैं, और एक प्रकार से यह रसायन शास्त्री भी रहे हैं। तो एक जेवंश महोदय के अनुसार एक रसायन शास्त्री के लिए जो महत्व जो है आवर्धिक तालिका का होता है, जो आपकी जो तालिका होती है वह उसका होता है, वही महत्व एक अर्थशास्त्री के लिए भुगतान संतुलन का होता है। जैसे एक रसायन शास्त्री का जो टाइम वो होता है ना, टेबल किसने बनवाया था यार उसको, अरे मेंडलीफ की आवर्त सारणी यार, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटोनियम, वैनेडियम, क्रोमियम,
आर्गन, पोटेशियम और इसकी तमाम सारी चीज़ें ये सारी है नहीं। तो ये सब जो तत्व जो है स्थापित है, एक प्रक्रिया एक टेबल में स्थापित है। इसका अणुभार ये होगा, इसका परमाणु भार ये होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जिस प्रकार से एक रसायन शास्त्री के लिए जो तालिका होती है, ठीक उसी प्रकार से एक अर्थशास्त्री के लिए भुगतान संतुलन होता है। ठीक, इसमें लेखा जोखा होता है किसका, इसमें एक देश का जो भुगतान संतुलन होता है एक निश्चित समय काल के भीतर की, मान लेते 1 साल का या 6 महीने जो भी उसको निकालना हो, तो एक निश्चित काल के भीतर क्या क्या आता है, जो शेष विश्व होते हैं उनका मौद्रिक सौदा क्या होता है और अपना क्या सौदा होता है, उन्हीं सबका इकट्ठा करना है, फिर उनसे तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है आपका भुगतान संतुलन। 57 नंबर प्रश्न देखें। 57 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विदेशी व्यापार का क्या अर्थ होता है। विदेशी व्यापार का अर्थ बताइए, क्या विदेशी व्यापार का अर्थ बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करें। विदेशी व्यापार का क्या अर्थ होता है, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। विदेशी व्यापार क्या होता है, किसी देश के द्वारा अन्य देशों की वस्तुओं का दृश्य अथवा अदृश्य आयात करें चाहे तो, और चाहे तो निर्यात करें, चाहे बेचो कोनो सौदा और चाहे खरीदो कोनो सौदा भैया, तो वह होता है आपका व्यापार। कौन, विदेशी व्यापार। ठीक, मतलब कि किसी देश द्वारा अन्य देशों की वस्तुओं का दृश्य एवं या फिर अथवा अदृश्य आयात व निर्यात विदेशी व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न क्या है, भारत किन वस्तुओं का निर्यात करता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि भारत निम्न में से किन वस्तुओं का निर्यात करता है। आपको ऑप्शन में देगा जूट का सामान, आपको ऑप्शन बी में देगा सूती वस्त्र, आपको ऑप्शन सी में देगा चाय। तो इन सभी का करता है, ये सभी ऑप्शन डी में देगा आपको। तो भारत समझ लीजिए किसका किसका जो है निर्यात करता है, क्योंकि वहाँ से और तमाम सारे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत निम्न में से किसका निर्यात नहीं करता। उनमें 3 ऑप्शन देगी, इनमें से एक ऑप्शन उसमें से कुछ और दे देगा। ठीक, पेट्रोलियम वगैरह दे देगा, तो वही नहीं होगा। ठीक, तो पढ़ लीजिए इसको, क्या क्या भारत बेचता है। निर्यात मतलब होता है बेचना, आयात मतलब होता है खरीदना। आयात आयात मतलब जो आ रहा है, निर्यात मतलब जो जा रहा है, आयात मतलब खरीद रहा हूँ, निर्यात मतलब बेच रहा हूँ। ठीक, तो जूट का सामान भारत बेचता है, सूती वस्त्र बेचता है, चाय बेचता है, खनिज पदार्थ बेचता है, चमड़ा बेचता है, तंबाकू, तिलहन, चीनी, मसाला, इंजीनियरिंग का सामान, ये सब भारत बेचता है। अगला 59 नंबर प्रश्न है, भारत किन वस्तुओं का आयात करता है, मतलब खरीदता है। तो भैया भारत के प्रमुख आयात जो हैं चीज़ें, जैसे कि खाद्यान्न हो गया, मशीनी उपकरण हो गए, तमाम सारे खनिज तेल हो गया, उर्वरक हो गए, पेट्रोलियम हो गया, रासायनिक खाद हो गया, लोहा हो गया, वाहन हो गया। ये सभी चीज़ें क्या होता है, भारत जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसको लेना पड़ता है हमको विदेशों से। ठीक, सारी बातें समझ में आ रही मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर सारी बातें मेरी समझ में आ रही तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक प्रकार से आज मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ सी हो रही है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, एक प्रकार से अब थोड़ा सा जुकाम मतलब बुखार फीवर टाइप का आ रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद में। तो मैं अभी जो है दवा जो है ले लूँगा इसके बाद में जस्ट। वैसे मैंने दवा ले ली है ना, लेकिन अब फिर से दवा सारी लेनी पड़ेगी, तो उसको मैं ले लूँगा अभी जस्ट। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही ना, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास और लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 60 नंबर कि भारत की क्या है भैया, भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति कब घोषित की गई। भारत की नवीन मतलब होता है नई विदेश नीति या विदेश व्यापार नीति कब घोषित की गई, यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड नीति है वह कब, यानी ट्रीटी जो है वह कब घोषित की गई। ट्रीटी मतलब संधि होता है, नीति कब घोषित की गई। तो भैया 2009 से लेकर के 2014 की अवधि में केंद्र की नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वाणिज्य मंत्री थे उस समय आपके आनंद शर्मा जी, उनके द्वारा 27 अगस्त 2009 को की गई थी। कब, 27 अगस्त 2009 को। आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वालों पूछेगा कि भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति कब घोषित की गई। तो विदेश नीति सबसे पहले समझिए 5 वर्षों के लिए आती है। कब कब, तो मेरे प्यारे दोस्तों कब कब आती है, 5-5 सालों पर, हो सकता है वही 10 साल तक चले आपकी। तो पहली तो 2000 नवीन की बात करें आपसे पूछे तो 2009 से 2014 आप बताएंगे। 27 अगस्त 2009 को नई विदेश व्यापार नीति आई थी। आनंद शर्मा मंत्री थे उस समय, किसके, जो है नीति की घोषणा वाणिज्य के, मतलब नीति घोषणा आयोग, मतलब वाणिज्य मंत्री थे। कौन वाणिज्य मंत्री थे आपके, कौन, आनंद शर्मा। और उन्होंने 27 अगस्त 2009 को यह घोषणा करी थी। ठीक, नई व्यापार नीति की, यानी नवीन विदेश व्यापार नीति की। 61 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 61 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ बताइए। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ बताइए भैया। अंतर्राष्ट्रीय अगर व्यापार कोई देश करता है तो उसको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, इसको थोड़ा जान लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ इस प्रकार से हैं आपके सामने, जैसे कि प्रादेशिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ होते हैं उसको। प्रादेशिक विभाजन मतलब कि ज़मीनी स्तर पर श्रम विभाजन वगैरह हो, या विशिष्टीकरण के तमाम प्रकार के लाभ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो हम वहाँ की वस्तुओं के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में जानते हैं, फिर उसको आकर के अपने यहाँ पर अप्लाई करते हैं, या इसी प्रकार तमाम सारे लाभ हम प्राप्त करते हैं। बाज़ार का क्षेत्र विस्तार होता है अपने, वहीं उत्पादन विधि में भी सुधार हम कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए किस प्रकार से उत्पादन हो सकता है, तो हम अपने यहाँ पर भी उसी प्रकार से उत्पादन करें। अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ पर गेहूं की कैटेगरी ठीक नहीं, तो हम विदेशों से उसका आयात कर लें, और विदेशों से आयात करने के बाद में हम गेहूं वही बोने प्रारंभ कर देंगे, तो ऐसे में हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, गेहूं अच्छा मात्रा में होने लगेगा। तो ये क्या होता है, आपका उत्पादन विधि में सुधार हो सकता है, आय और रोजगार में वृद्धि हो सकती है। अब मान लेते हैं विदेशों से जब व्यापार होगा तो वहाँ पे एक प्रकार ड्राइवर के लिए, ड्राइवर को भी एक प्रकार से नौकरी मिलेगी, जो और तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी, तो मतलब कि जो सामान लादने वाले होंगे, सामान उतारने वाले होंगे, या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, सभी को रोज़गार वृद्धि होगी, रोज़गार में भी मिलेगा। और साथ ही साथ आय में भी वृद्धि होगी, उपभोक्ताओं को लाभ होगा, जो उपभोक्ता होंगे उनको सस्ते दामों में सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। आज जो चाइना का माल आप जो है तमाम सारे लोग यूज़ कर रहे हो, सस्ता 40 रुपये में ईयरफोन, 20-25 रुपये में ग्लास मोबाइल का, ये सारी चीज़ें लगवा पा रहे हो, मतलब चाइना देखते हो सस्ता माल बेच रहा है, तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ ही है। लेकिन वहाँ क्या चाइना जो है, चाइना का माल टिकाऊ नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने है 62 नंबर प्रश्न देखें, सभी लोग 62 नंबर प्रश्न देखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 2 हानियाँ लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 2 हानि कौन कौन सी होती हैं। तो विदेशी निर्भरता में वृद्धि हो जाती है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं तो आप विदेशी निर्भरता में वृद्धि हो जाती है, हर देश किसी दूसरे देश पर निर्भर होने लगता है। जैसे मान लेते हैं अगर किसी देश का कोई देश है भारत देश, अगर भारत देश का विदेशों से व्यापार ना होता तो क्या आज हम जीवित ना होते, बिल्कुल जीवित होते, कोई दिक्कत की बात नहीं कि जीवित ना होते, ठीक। तो इसमें यह हानि होती कि हम निर्भर होते आते हैं, हम आलसी हो गए। मान लेते हैं कि हमारे पास मोबाइल बनाने का साधन नहीं है, हम मोबाइल नहीं बना पाते, तो पहली बात सबसे पहले अगर विदेशी व्यापार ना होता तो हम मोबाइल बनाना सीखते। जैसे विदेशों के लोग चला रहे हैं तो वैसे हम भी जो है मोबाइल चलाएं, तो हम मोबाइल बनाना सीखते भैया, है ना। लेकिन हुआ क्या, अंतर्राष्ट्रीय मतलब व्यापार होने लगा तो लोग कहे कि अब क्या बनाएं, मोबाइल फर्जी बनाने में समय और पैसा दे के मंगवा लो वहाँ से, ठीक, कौन समय वेस्ट करे। तो ऐसे में ये होता चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निर्भरता में वृद्धि हो जाती है, वहीं खनिज पदार्थों की समाप्ति हो जाती है, ठीक। खनिज पदार्थ जैसे कि किसी देश में जो भी आपके खनिज पदार्थ हैं उसको आप किसी फलाने देश को देंगे और वहाँ से कोई दूसरा चीज़ लाएंगे, तो इससे क्या होगा, सामान्यता तो बनी रहेगी। लेकिन मान लेते हैं आपके पास जैसे भारत में अभ्रक का भंडार नंबर 1 पर, दुनिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में ही होता है, और जब भारत में अभ्रक होता है बहुत ज़्यादा, और भारत से मान लेते हैं अभ्रक बेचा जाने लगा, तो क्या हो जाएगा, खनिज संपदा में कमी आने प्रारंभ हो जाएगी। ये चीज़ें होती हैं। 63 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोफेसर रिकार्डो ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को विधिवत रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय किसको है, प्रोफेसर रिकार्डो को है, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि हमने आपको बता दिए। आगे थोड़ा और भी प्रश्न आपके सामने, वो भी लाने का प्रयास करता हूँ। तुलनात्मक सिद्धांत की 2 मान्यताएं बताइए। 2 देशों के बीच केवल 2 भिन्न वस्तुओं का ही व्यापार किया जाता है। पहला हो गया, या दूसरी क्या होती है, सभी श्रमिकों का निपुणता का स्तर एक समान होता है। मतलब 2 देशों के बीच केवल 2 भिन्न वस्तुओं का ही व्यापार किया जाता है। 2 देश हैं तो दो भिन्न वस्तुओं का व्यापार होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज़ें हैं तो मैं आपको दूंगा, आपके पास कोई है तो आप मुझे दे दीजिए, ये सारी चीज़ें। या फिर सभी श्रमिकों का जो निपुणता होते हैं उनका समान अनुपात होता है। अगला प्रश्न 65 नंबर आपसे है कि अवसर लागत का क्या अर्थ होता है। अवसर लागत क्या होती है। तो एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा होती है जिसका उस वस्तु के उत्पादन के कारण त्याग करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि कैंपस का जूता आपको मिल रहा था, या फिर कोई फ़ोन था आपको, या फिर मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों मैं कोई कोर्स पढ़ाना प्रारंभ करूं, और मैं कोर्स पढ़ाना प्रारंभ करूं आपको 200 रुपये में, कोई कोर्स मैं प्रोवाइड करवाऊं कि मैं आपको जो है इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी या हिंदी साहित्य आपको 200 रुपये में आपका पेपर 1 कवर करूँगा। तो मान लेते कोई व्यक्ति आए, दूसरा बंदा आए और वो कहे कि मैं आपको 100 रुपये में आपका पेपर 1 का पूरा कोर्स अवेलेबल करवाऊँगा, चैप्टर वाइज वीडियो, ठीक। तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरा कोर्स छोड़ करके आप उस व्यक्ति का कोर्स खरीदने
खरीदने चले जाएंगे। ठीक, आप कंटेंट वगैरह देखेंगे कि सही है कि नहीं है, उसको मैटर नहीं करता, आप पैसा कम लगा आप खरीदने चले जाएंगे। तो ये होता है अवसर लागत, कि उस समय अवसर क्या चल रहा है, यानी कि अवसर क्या चल रहा है, एक वस्तु की अवसर लागत कोई दूसरी वस्तु है, ठीक, वह मात्रा होती है जिसका उस वस्तु के उत्पादन के कारण उसका त्याग करना पड़ता है। अगर कोई वस्तु दूसरा कोर्स आ जाए तो हमारा कोर्स बंद हो जाए, तो यही होता है आपका अवसर लागत, इसी समझ लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं? व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं? जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय किसी दूसरे देश की वस्तुओं के साथ किया जाता है उसे हम व्यापार की शर्तों के नाम से संबोधित करते हैं। मतलब विनिमय मतलब समझते हैं, एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो उसके बदले में, उसी को हम विनिमय कहते हैं। या विनिमय कई प्रकार से होता है, वस्तुओं का विनिमय भी होता है, मुद्रा के द्वारा विनिमय भी होता है, तमाम प्रकार का विनिमय होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न देखिए, 67 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई। व्यापार की शर्तों का सूत्र बताइए। तो व्यापार की शर्तों का सूत्र क्या होता है, एग्जाम्स में जरूर पूछेगा। पहला होता है आयात का मूल्य क्या होता है, निर्यात का मूल्य क्या होता है। मान लेते हैं कि आयात का मूल्य यानी कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं उसका 20 रुपये मूल्य है, और जो वस्तु आप निर्यात कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं उसका 10 रुपये मूल्य है, तो इसको बटा कर दीजिए, यानी 2 रुपये आप जो है ये हो गया आपका व्यापार की शर्त, 2 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वालों पूछेगा। तो आयात का कुल मूल्य बटे निर्यात का कुल मूल्य बराबर व्यापार की शर्तें। 68 नंबर प्रश्न आपके सामने, आय व्यापार की शर्तों का क्या सूत्र होता है? आय व्यापार की शर्तों का क्या सूत्र होता है? तो आई बराबर पी एक्स बटे क्यू एक्स बटे पी एम, जहाँ पर जो आपका आई होता है वह क्या होता है, आय व्यापार होता है, आय व्यापार की शर्त होती है। पी क्या होता है, मूल्य होता है। क्यू क्या होता है, मात्रा होती है। यक्स होता है, नियति होती है, नियत चीज़ें होती है। यम क्या होता है, आपका यम जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह आयात होता है। क्या होता है, आयात होता है। यम आयात होता है। एक्स क्या होता है, निर्यात होता है। क्यू क्या होता है, उसकी मात्रा होती है। मूल्य क्या होता है, पी होता है। और आई क्या होता है, व्यापार की शर्त होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे, यह सूत्र होता है आई बराबर पी जो है एक्स और उसके बाद में क्यू एक्स बटे पी एम, और ये स्मॉल एक्स होंगे और स्मॉल एम होंगे। ओके, ये सारे मुद्दे क्लियर हुए। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय तक आप लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो है कल का वीडियो आपका होगा मेरे प्यारे दोस्तों, किसका होगा, जो चलिए जियोग्राफी का। कल का वीडियो आपका जो है भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा, और भारत के भूगोल से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों भारत का भूगोल को लेकर के बहुत वीडियो मैंने नहीं सही तरीके से आपको सामने प्रोवाइड करवाई बहुत सारी, तो उसका जो है मॉडल पेपर आपके सामने कल प्रस्तुत होगा, कल रात 9 बजे उसकी लाइव होगी वीडियो। ओके, तो चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद भारत, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी, आज मेरा जन्मदिन था, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने विश किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। ठीक, तो कल की वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, और अपनी जो है शरीर को एक प्रकार से स्वस्थ रखिए इस समय, और वैक्सीन वगैरह लगवा लीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।